गुड मॉर्निंग क्लास। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब और लेटरल शिफ्ट के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था। उसके आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे पढ़ेंगे और इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है रिफ्रैक्शन की। नॉर्मल रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। तो सबसे पहले रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ से हम क्या समझते हैं। हम एक फिनोमिना हमने ऑब्जर्व किया है। जब भी हम किसी भी कंटेनर में या बकेट ले लो, उसके अंदर कोई भी चीज होती है, जैसे कि सिक्का डाल दो, तो हमको वो सिक्का उसकी बॉटम में दिखाई नहीं देता, वो जस्ट बॉटम से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो उस ये जो फिनोमिना मुझे ऑब्जर्व होता है वो किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से। वो मुझे उसकी एक्चुअल पोजीशन पे दिखाई नहीं देगा, वो उस पोजीशन से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। तो ये फिनोमिना जो होता है वो किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से। इसी को हम देखते हैं। सपोज करो ये मेरी बकेट है, ये बकेट मेरी इस लेवल तक भरी हुई है, यहाँ पे इस लेवल तक फ्लूइड भरा हुआ है इसके अंदर, और इस पोजीशन पे एक मेरा कोई कॉइन पड़ा है। ये मेरा ऑब्जेक्ट पड़ा, ओ ले लेती हूँ। यहाँ से जब मेरी रे यहाँ से बाहर जाएगी, ठीक है, तो रे मेरी ट्रेवल करेगी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी। ये कुछ ऐसे बाहर निकलेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट हो गई। ये मेरी इंसिडेंट रे आई और ये मेरी रे क्या हो गई, रिफ्रैक्टेड हो गई। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं नॉर्मल बनाऊंगी तो वो ऐसा बनेगा। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा आर, ठीक है। तो ये फिनोमेना इसके अंदर होगा। अगर मैं इसको यहाँ से ऑब्जर्व करती हूँ, यहाँ से अगर मैं इसको ऑब्जर्व करती हूँ, स्केल ले लेनी चाहिए थी मुझे वैसे तो, पर ठीक है मैं बना दूंगी। यहाँ से अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूंगी, तो ये सिक्का मुझे इसके अलोंग, जब मैं इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करूंगी, ये सिक्का मुझे यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये जो फिनोमिना होगा वो किसकी वजह से हो रहा है, रिफ्रैक्शन की वजह से। ये मैंने रिफ्रैक्टेड रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड किया है, तो ये मुझे इस सिक्के की पोजीशन दिखाई देगी। ये जो सिक्के की पोजीशन है अपरेंट पोजीशन है, एक्चुअल में ये यहाँ पे नहीं पड़ा है, लेकिन मुझे ऑब्जर्व यहाँ पे हो रहा है। एक्चुअल पोजीशन इसकी यहाँ पे है, ठीक है। तो इस लेवल से यहाँ तक की जो ये डेप्थ है बॉटम तक की, इसको बोलेंगे रियल डेप्थ। और इस लेवल से यहाँ तक जो ये दिखाई दे रहा है, इसकी यहाँ तक की ये पोजीशन है, इसको बोलेंगे एपरेंट डेप्थ। ठीक है। ये जो फिनोमिना हो रहा है वो किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से। तो हम पढ़ रहे हैं अभी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। फर्स्ट उसमें है रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ। अब देखो कुछ चीजें हम यहाँ से समझते हैं। ये मैंने नॉर्मली देखा है इसकी तरफ, इस पॉइंट को इस लेवल पे ये कट करा है, इसको ए नाम दे देती हूँ, इसको बी नाम दे देती हूँ। अब ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। तो पैरेलल लाइंस है, तो इसमें ये ट्रांसवर्सल लाइन की तरह वर्क करी। ओ बी मेरी, अगर ये एंगल आई है तो ये भी एंगल आई होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, और ये एंगल आर है तो ये भी एंगल आर होगा।
ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं। देखो ये पैरेलल लाइन से है, ये कोई ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, तो अगर ये एंगल मेरा आई है तो ये भी एंगल आई हुआ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। और अगर ये एंगल आई है तो ये भी एंगल आई होगा क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है, और ये एंगल आर है तो ये भी एंगल आर होगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे दो पैरेलल लाइन से ये एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, ये आर है तो ये भी आर होगा। अब हम देखते हैं, स्नेल्स लॉ लगाऊंगी, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। अगर इस ट्रायंगल से मैं साइन इससे फ्रॉम ट्रायंगल ए ओ बी यहाँ से साइन आई निकालूंगी तो उसकी वैल्यू आएगी ए बी अपॉन ओ बी। ठीक है, और फ्रॉम ट्रायंगल ए, इसको यहाँ पे इसकी इमेज बन रही है, इसको आई नाम देते, ए आई बी। इससे अगर देखूंगी यहाँ से साइन आर निकाल लूंगी तो ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है इसकी आई बी। ठीक है, अब मैं लगाती हूँ स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम यहाँ पे एयर और फर्स्ट मीडियम है वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, और यहाँ से इसकी वैल्यू डाल देते हैं। साइन आई कितना होगा, ये रहा, ए बी अपॉन ओ बी, और इसकी वैल्यू है ए बी अपॉन आई बी। ए बी और ए बी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे, ये बचेगा मेरा आई बी अपॉन ओ बी। ठीक है, अब देखो किसी चीज को मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ ना, तो ये रिफ्रैक्शन यहाँ पे हो रहा है, लेकिन ये पॉइंट क्या होगा, इसके बहुत ही ज्यादा क्लोज होगा, तब मुझे ये चीज यहाँ पे ऑब्जर्व होगी। ये जो बी पॉइंट है ना, ये ए पॉइंट के बहुत ही ज्यादा क्लोज होगा, तो अभी तो यहाँ से इस पॉइंट से रिफ्रैक्शन हो रहा है, लेकिन मैं देख यहाँ से रही तो मुझे ये चीज ऊपर उठी हुई दिखाई दे रही है। सिंस बी इज क्लोज टू ए, बी ए के बहुत ज्यादा क्लोज है, देन मैं क्या लिख सकती हूँ, ओ बी इक्वल्स टू लिख सकती हूँ ओ ए, एंड आई बी इक्वल्स टू लिख सकती हूँ आई ए। ये चीजें मैं लिख सकती हूँ, ओ बी इक्वल्स टू ओ ए एंड आई बी इक्वल्स टू आई ए। तो इसके अंदर जब मैं वैल्यू पुट करूंगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये हो जाएगा आई ए अपॉन आई ओ ए। सॉरी, मैंने वो पढ़ा था रिवर्सिबिलिटी का प्रिंसिपल, वहां पे था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये पढ़ा था हमने। तो यही चीज मैं यहाँ पे लगाती हूँ, तो अब यहाँ पे इसको मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो ये हो जाएगा आई ए अपॉन ओ ए। और अगर मैं इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर करूँ तो इन दोनों को भी रेसिप्रोकल कर दूंगी, ओ ए अपॉन आई ए। ओ ए क्या, इस फिगर में देखने पे मुझे पता चल रहा है ओ ए क्या है मेरा, ओ ए इसकी कुल हाइट की डिस्टेंस है, रियल डेप्थ है ये, ओ ए मेरा है रियल डेप्थ, ओ ए मेरा है रियल डेप्थ, और आई ए मेरा क्या है, जहां से इमेज बन रही है इस लेवल से इमेज तक की डिस्टेंस, ये है मेरी एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ। ठीक है,
तो जो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका एक फॉर्मूला क्या आ गया, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। ठीक है, तो ये मेरे एक एक्सप्रेशन बन गया रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उसमें रिलेशन आ गया। अब यहाँ पे देखो ना, एक चीज और ध्यान रखना, इसको मैं कैसे लिखूंगी, इसको लिखूंगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो मैं एयर के साथ, एयर को मैं सेकेंड मीडियम लेके, चाहे मैं वाटर लूँ या फिर दूसरा मीडियम कोई ग्लास ले लूँ या प्रिज्म ले लूँ, या मैं कुछ भी ले सकती हूँ डेंसर मीडियम, पर मैं एक मीडियम क्या ले रही हूँ, जो मेरा सेकेंड मीडियम है वो एयर ले रही हूँ, फर्स्ट मीडियम कोई सी भी ले सकती हूँ, वाटर है चाहे एयर नहीं, कुछ और लिक्विड ले लिया, फ्लूइड ले लिया, इसके कंपेयर करने के लिए। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट है एक छोटा सा टॉपिक है नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट भी हम यहीं से समझेंगे। नॉर्मल शिफ्ट क्या हो रहा है कि देखो, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, रियल डेप्थ है। यहाँ से जहाँ तक इमेज बन रही है वो डिस्टेंस मेरी इमेज की है, ये मेरा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। तो ये जो डिस्टेंस है, जितना मुझे नीचे से उठा हुआ दिख रहा है, तो ये बची कुची जो डिस्टेंस है ना, जितना ये उठ गया है ऊपर इसकी बॉटम लेवल से, उस लेवल से और इसकी इमेज तक की डिस्टेंस को बोलेंगे नॉर्मल शिफ्ट। किसी भी डेंसर मीडियम के लिए ये कितना ऊपर उठ चुका है उसको बोलेंगे नॉर्मल शिफ्ट। हाँ, तो उस चीज को बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट, जब यहाँ से इस पोजीशन से यहाँ तक की जो ये डिस्टेंस होती है उसको बोलेंगे नॉर्मल शिफ्ट। तो नेक्स्ट है नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट क्या होगा, द हाइट थ्रू विच an object appears to be raised in a denser medium is called normal shift। अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म देखूं इसकी, ये होगा रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। ठीक है, तो रियल डेप्थ, इसको मैं डी से डिनोट कर रही हूँ। रियल डेप्थ मेरी क्या थी, ओ ए, ऑब्जेक्ट से ए पॉइंट तक डिस्टेंस, माइनस आई ए, इमेज से उस तक की डिस्टेंस। हमने अभी पढ़ा है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, वो था रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ आई ए। ये जस्ट अभी हम देख के आए हैं, क्या था, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ ओ ए, ठीक है, अपॉन आई ए। तो मैं इस आई ए की जगह लिख सकती हूँ ओ ए अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो डी यहाँ से हो जाएगा ओ ए माइनस ओ ए अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और मैं यहाँ से ओ ए को कॉमन ले लूँ, तो 1 - 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
ये मेरा नॉर्मल शिफ्ट का एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, ये मेरे नॉर्मल शिफ्ट का एक्सप्रेशन है। ये आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि किस किस पे डिपेंड कर रहा है। ओए नॉर्मल शिफ्ट किस किस पे डिपेंड कर रहा है। डी जो है मेरा नॉर्मल शिफ्ट है, वो रियल डेप्थ पे डिपेंड कर रहा है कि अगर मेरी रियल डेप्थ बढ़ेगी, मैं कोई बड़ा कंटेनर लूँगी तो मेरी नॉर्मल शिफ्ट की वैल्यू भी बढ़ी आएगी। ठीक है, उस पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। सेकेंड डिपेंड कर रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड कर रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा हो गई, अगर मैंने कोई ज़्यादा डेंस मीडियम ले लिया है तो भी इसकी वैल्यू बड़ी ही आएगी, क्योंकि ये बड़ा होगा तो ये जो एक्सप्रेशन है 1/E रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। ठीक है, तभी भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। तो ये किस किस पर डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट डिपेंड कर रहा है डिपेंडेंसी। किस किस पे डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट डिपेंड कर रहा है रियल डेप्थ पे। ठीक है, अगर बढ़ेगी तो नॉर्मल शिफ्ट भी बढ़ेगा। सेकेंड चीज ये डिपेंड कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता होनी चाहिए, बहुत इजी चीज थी। रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ, ये दोनों ये फिनोमिना किसका है, ये रिफ्रैक्शन का फिनोमिना। रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है। सेकेंड जो एप्लीकेशन है इसकी, वो है जो सनराइज होता है, एक्चुअल सनराइज और एक्चुअल सनसेट के बीच में 4 मिनट का टाइम लैग होता है। तो वो किस वजह से होता है, वो रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। या मुझे सन की जो होती है वो अपरेंट पोजीशन दिखाई देती है। अगर आप देखोगे ना कि सनसेट हो गया 6 बजे, हो गया सनसेट, लेकिन 6:02 तक भी मुझे सन क्या होगा, दिखाई देगा। तो वो किसकी वजह से होगा, रिफ्रैक्शन की वजह से। तो देर इज अ टाइम लैग बिटवीन एक्चुअल सनराइज एंड एक्चुअल सनसेट ऑफ 4 मिनट। 4 मिनट का टाइम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। 2 मिनट तो सनराइज होने से पहले ही सन दिख जाता है और 2 मिनट बाद तक भी सन दिखाई देता है। तो क्या है, ये सेकेंड एप्लीकेशन है, अपरेंट शिफ्ट in the position of sun at sunrise and sunset, at sunrise and sunset। ठीक है, अब होता क्या है, बहुत इजी सी है, मैं इसको ऐसे ही समझा देती हूँ। सपोज करो ये अर्थ है मेरी, ये अर्थ है। ठीक है, ये उसकी हॉरिजॉन है, एकदम सेंटर वाली लाइन, ये हॉरिजॉन है उसकी। और ये उसके ऊपर बहुत सारी लेयर्स है, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर और मीसोस्फीयर, और ये बहुत सारी लेयर्स हैं। और यहाँ पे अभी सन है, हॉरिजॉन के नीचे है सन। यहाँ पे सन है मेरा। अब होगा क्या, जैसे जैसे मैं अर्थ से दूर जाती हूँ ना, तो ये मेरा क्या है, रेयरर मीडियम होगा। रेयरर मीडियम होता है। और अर्थ के पास वाला जो मीडियम होगा, यहाँ पे ये जो मीडियम है अर्थ के पास वाला, ये डेंसर मीडियम होगा। डेंसर मीडियम की तरह वर्क करेगा, होगा या डेंसर मीडियम की तरह वर्क करेगा। ये मीडियम, ये जो लेयर है, इसके कंपैरिजन में ये डेंसर है। ये जो लेयर है वो इसके कंपैरिजन में, ये जो लेयर है वो इसके कंपैरिजन में डेंसर है। ये लेयर इसके कंपैरिजन में डेंसर है, ये लेयर इसके कंपैरिजन में डेंसर है। तो जैसे जैसे मैं अर्थ के पास आ रही हूँ
तो मैं डेंसर मीडियम में आ रही हूँ, ठीक है। तो सपोज करो कि यहाँ पे क्या है, कोई भी ऑब्जर्वर खड़ा है, यहाँ पे कोई मेरा ऑब्जर्वर खड़ा है देखने के लिए भैया सनसेट को, कि सनराइज को, कि सनराइज कैसे हो रहा है, ये मेरा ऑब्जर्वर खड़ा है ये। तो यहाँ से जब सन रेज आएंगी वो ऐसे ऐसे आ रही है, आ रही है, आ रही है, जब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचेगी तो क्या करेगी, यहाँ पर रेयरर मीडियम है, यहाँ से डेंसर मीडियम है, तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी। तो वो ऐसे शिफ्ट हो जाएगी, ऐसे ऐसे आ रही है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो गई। यहाँ पे आएगी, ऐसे शिफ्ट हो जाएगी, और शिफ्ट हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ पे ऐसे पहुंचेगी। शिफ्ट होते होते तो इसको एक्चुअल में पोजीशन दिखेगी कहाँ, इसको जब मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करूंगी ऑब्जर्वर की पोजीशन के लिए, तो इसको सन यहाँ पे दिखाई देगा। अब हॉरिजॉन के नीचे तो नहीं है, कैसे कोई बेड तो है नहीं कि नीचे घुस के पहुंच गया वो। ये जो लेयर्स है इनका क्या होगा, इन लेयर्स में रिफ्रैक्शन होगा और जो रे है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होगी, और नॉर्मल शिफ्ट होगी जब यहाँ तक पहुंचेगी तो इसको जब मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करूंगी ये रे, तो ये मुझे हॉरिजॉन के अबाव दिखाई देगा सन। तो इसमें क्या होता है, ये जो फिनोमिना है ये किसकी वजह से हो रहा है, रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है, क्योंकि जो लेयर्स है, डिफरेंट लेयर्स अर्थ के अबाव, उनका अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसकी वजह से मुझे सन की एक्चुअल पोजीशन नहीं अपरेंट पोजीशन दिखाई देती। सन की एक्चुअल पोजीशन ये है, ये सन की एक्चुअल पोजीशन है, लेकिन जो हमें ऑब्जर्व करेंगे, ये जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है वो अपरेंट पोजीशन इसकी यहाँ पे इसको दिखाई देगी। अपरेंट पोजीशन क्यों होगी, क्योंकि जो सन से जो रेज आ रही हैं वो कहाँ से कहाँ ट्रेवल करेंगी, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेंगी, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएंगी। और जब ये ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा, अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन पीछे की तरफ बढ़ाऊंगी तो ये मुझे यहाँ पे ऑब्जर्व होगा, सन की पोजीशन मुझे यहाँ पे ऑब्जर्व होगी, तो ये इसकी अपरेंट पोजीशन दिखाई देगी, ठीक है। और यही सेम कंडीशन कब होगी, जब सन सेट होगा। सन सेट हो गया तभी भी सन कहाँ चला जाएगा, हॉरिजॉन के नीचे चला जाएगा। ये जो लेयर है मेरी वो हॉरिजॉन है, उस हॉरिजॉन के नीचे चला जाएगा, लेकिन वो वहां सन से जो रेज आएगी वो उनका क्या होगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगा, और मुझे सन यहाँ पे नहीं यहाँ पे दिखाई देगा। दैट मीन्स कि उस टाइम भी, सनसेट के टाइम पे भी इसका क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। अब देखो सनराइज जब ये यहाँ पे है एक्चुअल में, और लेकिन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये सनराइज तो एक्चुअल सनराइज से पहले ही सनराइज हो गया, और इस सनराइज में जो जब तक ये यहाँ पहुंचेगा तब तक, तो एक्चुअल सनराइज से ये 2 मिनट पहले ही सन दिखाई देने लग जाएगा। एक्चुअल सनराइज से 2 मिनट पहले ही मुझे सन दिखाई देने लग जाएगा, और एक्चुअल सनसेट के बाद में भी 2 मिनट बाद तक भी मुझे सन दिखाई देगा। तो जो टोटल टाइम हो जाएगा, टोटल टाइम लैग हो जाएगा, या टोटल टाइम इंक्रीज हो जाएगा ड्यूरिंग द डे, वो हो जाएगा 4 मिनट का। 4 मिनट का टाइम बढ़ जाएगा पूरे दिन में, क्योंकि एक्चुअल सनसेट और एक्चुअल सनराइज से पहले 2 मिनट पहले मुझे सन दिखाई दे रहा है, और 2 मिनट बाद तक ही वो मुझे सन दिखाई दे रहा है। तो जो टोटल टाइम इंक्रीज हो गया वो कितना हो गया, 4 मिनट का। तो ये होता है, ये जो फिनोमिना है वो किसका है, रिफ्रैक्शन का। समझ में आ गया। तो यहाँ पे ये टॉपिक हम खत्म करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बहुत अच्छा है, बहुत इम्पोर्टेंट है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो रिफ्लेक्शन पढ़ा है हमने। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जो रे होती है किसी भी स्मूथ सरफेस से टकराकर वो क्या होती है,
उसी मीडियम में वापस चली जाती है। ठीक है, वो हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा है। अब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है देखते हैं। ये मेरा कोई रेयरर मीडियम है, सपोज कर लेते हैं कोई भी रेयरर मीडियम है। ये मेरा डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम। अब हो क्या रहा है, मेरी रे, यहाँ पे मेरा कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होगा, देखते हैं हम इसको कि ये जो रे है, इस ऑब्जेक्ट से कोई रे मेरी ऐसे जा रही है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर जा रही है। अगर कोई रे परपेंडिकुलर जा रही है तो वो परपेंडिकुलर निकल जाएगी, उसका कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ये जो मेरी लेयर है ये नॉर्मल की तरफ वर्क करेगी, इधर भी 90 इधर भी 90, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 90 होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 90 होगा। इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, इस रे में अपनी पाथ से सीधी सीधी निकल जाएगी। अगर मेरी कोई रे किसी एंगल पे जाती है, ऐसे किसी भी एंगल पे जा रही है, तो हमको दिखाई देगा। अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं नॉर्मल बनाऊंगी तो रे मेरी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी। रिफ्रैक्शन का फिनोमिना होगा, यहाँ पे कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, यहाँ पे कोई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा। ठीक है, ये मेरी सेकेंड रो हो गई। थर्ड, अगर मैं इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ाऊं, मैं एंगल ऑफ ऐसे जा रही हूँ, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं ऐसे बनाऊंगी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी मेरा बढ़ेगा। लेकिन मैंने इस एंगल को इतना बढ़ा दिया कि मेरी जो रिफ्रैक्टेड रे है वो ऐसे जा रही है, मेरी रिफ्रैक्टेड रे ऐसी है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर जा रही है, ये मेरी रिफ्रैक्टेड रे है। इस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए मेरी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो रहा है। ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन गई तो ये भी 90, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 90। मैं एक और डायरेक्शन में गई, मैंने थोड़ा सा इसको टिल्टेड किया और मैं ऐसे चली गई, कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस आया, कुछ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मेरा आ रहा है, लेकिन मैंने इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ाया। ठीक है, और बढ़ाया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी और बढ़ेगा। और बढ़ा रही हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस को, तो मेरा एंगल ऑफ, किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री आ रहा है, मतलब बढ़ गया। ठीक है, तो फिर उसके बाद में अगर मैं इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को इस एंगल से भी बढ़ा रही हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को और इंक्रीज कर रही हूं, तो फिर ये क्या हो जाएगी, वेव मेरी वापस उसी मीडियम में आ जाएगी। तो इस फिनोमिना को बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक्चुअल में हुआ क्या, देखो ऐसे करते हैं, ये मेरा कोई डेंसर मीडियम है, ऊपर मैं डेंसर लेती हूँ, नीचे रेयरर लेती हूँ। मैंने क्या किया, कोई रे मेरी आ रही है, अब देखो डेंसर मीडियम से आ रही है, ऐसे आ रही है, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, वापस मेरा ऊपर डेंसर मीडियम ही है और नीचे रेयरर मीडियम ही है। मैंने क्या किया, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ाया, ऐसे कर दिया। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कम था और इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है, तो मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी ऐसे और बढ़ जाएगा, इसके कंपैरिजन में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। फिर मैं इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा रही, इतना कर रही हूँ, ये ना, समझ रहे हो ना, इतना कर दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये भी नॉर्मल हो गई। तो अब क्या हो रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो रहा है, जो मेरी रिफ्रैक्टेड रे है वो इस इंटरफेसिंग सरफेस से जा रही है। तो वही केस यहाँ पे हो रहा है कि मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया सेकंड केस में, तो मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ गया। फिर मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को इतना कर दिया कि रिफ्रैक्टेड रे मेरी क्या होगी, उस इंटरफेसिंग सरफेस से जाएगी, मतलब कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाएगा। तब इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। ठीक है, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए जिसके लिए मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलेंगे क्रिटिकल एंगल के लिए, सॉरी, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। ठीक है,
अब अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को उस क्रिटिकल वैल्यू से भी बढ़ा रही हूँ, उस क्रिटिकल वैल्यू से भी मैं बढ़ा रही हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू इस क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा बड़ी है, तो रे मेरी रिफ्रैक्शन होने की वजह रिफ्लेक्शन हो जाएगा। मेरी रे क्या हो जाएगी, वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी, क्योंकि इस एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू उस क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा बड़ी है जिस क्रिटिकल एंगल पर मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो रहा था। इस क्रिटिकल एंगल से भी अगर इस एंगल को इंक्रीज करूंगी तो ये मेरी रे रिफ्रैक्ट नहीं होगी, रिफ्लेक्शन हो जाएगा यहाँ पे, और इसी फिनोमिना को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, आईसी को बोलेंगे क्रिटिकल एंगल, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए उसको बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। और अगर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा है तो मेरी रे वापस डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। इस फिनोमिना को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देखो इसकी मैं भी डेफिनेशंस लिख दूंगी। इसमें क्या है, दो नेसेसरी कंडीशन है। मेरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा, देखो जब मेरी रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी। फर्स्ट कंडीशन, नेसेसरी कंडीशंस हैं दो, कि जब ये कंडीशंस फॉलो होंगी तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, अदरवाइज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन है कि जो मेरी रे है वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जानी चाहिए, तभी मेरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है। सेकेंड कंडीशन का क्या है कि जो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना होना चाहिए, इस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, तभी मेरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो दो नेसेसरी कंडीशन है। फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन क्या है कि जो मेरी इंसिडेंस जो मेरी रे है वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रेवल करनी चाहिए। और सेकंड कंडीशन है कि जो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, तभी मुझे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिलेगा, अदरवाइज मुझे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। तो आ गया होगा समझ में। क्रिटिकल एंगल, तो मैं डेफिनेशन बोल देती हूँ, आप लिख लेना। आईसी मेरा क्या है, क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एंगल। The angle of incidence in the denser medium, the angle of incidence in the denser medium for which the angle of refraction, in the rarer medium is 90 degree. Angle of refraction is 90 degree, then it is known as critical angle, और उसको हम डिनोट करते हैं आईसी से। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, the phenomena in which ray of light travel at an angle greater than the critical angle from denser to a rarer medium, then the ray is reflected back in the
डेंसर मीडियम। जब मेरी रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रेवल करेगी और उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा, तब क्या होगा, जो रे है वो वापस से उस डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। इस फिनोमिना को बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेसेसरी कंडीशंस फॉर नेसेसरी NECESSA और नेसेसरी कंडीशन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दो कंडीशन है। लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम denser medium to rarer medium, denser medium to rarer medium। लाइट मेरी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रैवल करनी चाहिए। और सेकंड कंडीशन है द एंगल ऑफ इंसिडेंस must be greater than critical angle। एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, तब मेरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, अदरवाइज मेरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो हम एक एक्सप्रेशन है छोटा सा, वो निकाल देते हैं। क्रिटिकल रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्शन, इन दोनों में क्या रिलेशन है, स्नेल्स लॉ से देखते हैं। फ्रॉम स्नेल्स लॉ वो क्या कहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, यहाँ पे मैंने ऊपर वाला लिया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज sin I अपॉन sin R। ठीक है, I की वैल्यू व्हेन I इक्वल्स टू IC हो, देन R क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसके अंदर जब मैं वैल्यूज डालूंगी 1 2 sin IC अपॉन sin 90, और sin 90 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ से ये मुझे मिलेगा sin IC अपॉन 1, और मैं अगर इसको ऐसे लिखना चाहूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो हो जाएगा 1 अपॉन sin IC। ठीक है, तो ये रिलेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बीच में। इसके आगे नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी जाने वाली है। ठीक है, तो फिर ये मैं आपको पढ़ाऊंगी नेक्स्ट क्लास में। उसके अंदर हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो डायमंड होता है वो स्पार्कल क्यों करता है, मिराज इफेक्ट क्या होता है कि, और ठीक है, तो ये सारे जो फिनोमिना है ऑप्टिकल फाइबर, इनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपको अगर कोई भी डाउट आ रहा हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, ओके।